नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग के सेशन के अंदर, जिसके अंदर अपनी फिजिक्स की क्लास चल रही थी दोस्तों। तो अब अपन बात करें टॉपिक के बारे में। मेरे दोस्तों, मेरे हिसाब से आपका टॉपिक फिजिक्स के अंदर कल मैंने बहुत अच्छा टॉपिक आपको ऊष्मा पढ़ाया, हीट पढ़ाया, जिसके बारे में आप कम से कम इसके बारे में इतना तो पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने कल ही आपसे कह दिया था कि ऊष्मा के साथ एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप सबको पता होगा, जो एग्जाम देते हैं उनको, एक आता है ताप। क्या होता है ताप? ताप मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है। तो ताप में से कुछ नहीं, आपको वैसे कोई चीज ज्यादा रटना नहीं होता है, काम की बात पे आना होता है। क्या चीज याद रखना? वैसे क्या होता है? किसी वस्तु का गर्म होना, ठंडा होना, क्या कहलाता, क्या कारण है? तो उसका क्या है? ताप है। किसी वस्तु का कैसा होना? गर्म। किसी वस्तु का गर्म या ठंडा होना। आप वो बोलोगे, अगर कोई वस्तु गर्म है तो आप बोलोगे इसका ताप ज्यादा है, ठंडी है तो इसका ताप कम है। तो इसका मतलब गर्म होना या ठंडा होना वो क्या बताता है? तो आप बोलोगे ताप बताता है। आप सबको पता है कि ताप को मापने के लिए, अरे किसको मापने के लिए? ताप को। लेकिन उससे पहले याद रखना, कभी आपसे पूछा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि ताप का एसआई पद्धति में, एसआई कुछ नहीं होता दोस्तों, स्टैंडर्ड यूनिट है। कौन सी स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड। इसमें क्या किया है? 7 ऐसे मात्रक बताए एसआई पद्धति में, उनको ये याद रखना। एसआई पद्धति ये बात बताती है, जैसे क्या है देखो, कि ताप का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? पद्धति में मात्रक कोई आपसे पूछा जाए क्या होता है मेरे दोस्त, तो हमेशा याद रखना ताप का एसआई पद्धति में मात्रक होता है केल्विन। बहुत लोग गलती करके आ जाते हैं, एक सेल्सियस भी होता है, एक भाई ताप मापने को हम केल्विन का भी उपयोग करते हैं, हम सेल्सियस का भी उपयोग करते हैं, हम र्यूमर का भी उपयोग करते हैं, हम फ़ारेनहाइट का भी उपयोग करते हैं। लेकिन एसआई पद्धति में इसका मतलब क्या हुआ सर? कि आप कहोगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि कभी भी तुमको ताप को मापना होना, तो वो एसआई पद्धति का मतलब है कि आप उस ताप की तुलना किससे करो? केल्विन से करो। किससे करो? केल्विन से। क्लियर? मापने के लिए आप ये कह सकते हो कि अन्य मात्रक में अगर मैं कहूं ना, तब मैं ये कह सकता हूं कि सेल्सियस भी होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये बता दिया, एक फ़ारेनहाइट भी होता है। होने को तो मैंने कहा एक र्यूमर भी होता है, लेकिन मेनली अपन सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। लेकिन याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमसे कोई ये पूछे कि एसआई पद्धति में मात्रक कौन सा है, तो आप बोलोगे केल्विन। फिर मैंने कहा कि ताप को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आप सबको पता है कि सर ताप को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम ताप मापी का उपयोग करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। और अगर इस थर्मामीटर की बात करूं, तो इस तापमापी को मापने के लिए कौन कौन से आते हैं? जिनमें एक आता है। कौन कौन से पैमाने आते हैं तापमापी को मापने के? एक आप सबको पता है, एक होता है, मैंने अभी लिखा था, जो मात्रक थे उन्हीं के नाम पर आता है। एक आता है सेल्सियस पैमाना। ठीक है। एक की बात करूं, दूसरा कौन सा होता है, तो आपको पता है, एक होता है फ़ारेनहाइट पैमाना। छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ऊष्मा से टच करता है टॉपिक। तीसरा अगर मैं बात करूं कौन सा है, तो आप बोलोगे र्यूमर पैमाना। र्यूमर पैमाना। और एक होता है, एक कौन सा होता है, तब आप बोलोगे सर केल्विन पैमाना। आपको इन तीनों पैमानों में संबंध बताना है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहीं सेल्सियस पैमाने की बात करूं, तो आपको पता है, कल मैंने 2 बताए बिंदु आपको। एक बोला कौन सा? हिमांक बिंदु बोलो। मैंने ये कहा था किसी का हिमांक बोले या गलनांक बोले, वो एक ही पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बात करूं, वो क्वथनांक होता है, तब वो अलग होता है। तो आपसे पूछा जाए सेल्सियस पैमाने में हिमांक बिंदु कौन सा होता है, या क्वथनांक बिंदु पैमाना, या कहां से कहां तक होता है, तब आप कहोगे यहां 0 डिग्री होता है और ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
क्लियर, मतलब ये सेल्सियस पैमाना 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। फ़ारेनहाइट की बात करूं, ये पैमाना, तो ये एक तरह से आप इसको ये भी याद रख सकते हो, नोट ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये कहां से कहां होता है, तो आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के। अगर फ़ारेनहाइट की बात करूं तो आप सबको पता है कि ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से पैमाना होता है, और कितने तक, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये पैमाना। र्यूमर पैमाने की बात करूं, ये किससे होता है, अगर आपसे पूछा जाए इसके बाद, ये 0 डिग्री से लेके अगर मुझसे पूछा जाए 80 डिग्री तक होता है। और केल्विन की बात करूं तो आप सबको पता होगा 273 डिग्री 273 केल्विन से कितना तक, 373 केल्विन तक। ये बात दिमाग में रख लेना कभी भी कि जो केल्विन पैमाना होता है उसमें कभी डिग्री नहीं लगता है। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए इनमें से कौन सा पैमाना है जिसमें डिग्री नहीं लगता, तो हमेशा याद रखना केल्विन पैमाना है, केल्विन पैमाना है, ठीक है ना। इतना आपको कम से कम इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कौन सा कहां से कहां तक होता है वो आप क्लियर याद रख लो, कभी ऐसा पूछ लिया जाए स्केल तो आपको याद रखना था। मुझे क्या बताना था कि इन पैमानों में आपस में संबंध क्या है तीनों में, तो आप क्या याद रखोगे, एक आप शॉर्ट में एक फॉर्मूला लिख लो, मैं दूसरे पेन से लिख दूं, आप इतना सा एक फॉर्मूला याद रखोगे कि C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R/4 बराबर K माइनस 273/5। ये संबंध याद रखोगे, रटना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको याद रख लोगे तो इससे 2 फायदे मिलेंगे। हाँ मैं सब बता रहा हूं आपको, सब में ये लिखा है ना, ये इसी इनको थोड़ी, मैं तो अगर मुझसे पूछा, ये बहुत कम चांसेस है, पूछा तो वही जाएगा सर लिख देना सूत्र, मैंने पूरा ही लिख दिया आपको, फ़ारेनहाइट नहीं कुछ भी निकाल सकते हो आप। C/5 ऐसा सवाल आप सबको पता है रेलवे में, मैंने देखो मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि एग्जाम में जैसे सवाल आते हैं वो सब तरह के सवाल आपको टच कराए हैं, टच नहीं कराए हैं, मैंने जितना मुझसे हो सकता था ना। आप सबको पता हो, मुझे ये पता है कि दीपावली के बाद अपन ने फिजिक्स चालू कर दी थी, आप सबको पता हो, दीपावली के बाद। और दिवाली के बाद आपको पता है रोजाना 1.5 घंटे की क्लास, अब बीच में 1-2 दिन की छुट्टी हो गई होगी, लगातार आपकी क्लास चलती जा रही है। और आज 20 तारीख हो चुका है, जो लास्ट क्लास है आज आपकी। आप देख लो इतने दिन से आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप समझ में आ रहा है कुछ आपको, इसलिए बहुत मतलब जो लोग पढ़ा सकते हैं उनसे 4 गुना ज्यादा आपको पढ़ाया है, ठीक है। वो नहीं किया है जो ऑनलाइन पे ले लेके बैठे हैं या ऑफलाइन पे भी 1-1 घंटे, ये भी याद रखना। मैं आपको बता, अगर मैं किसी चीज को जितनी देर में करा रहा हूं ना, और उतना उससे दुगनी चाहिए क्लास, क्योंकि वो एक ही चीज को ले लेके 1.5 घंटे तक पढ़े रहते हैं। कोई चीज एक चीज ले ली, उसी को 1 घंटे तक समझा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। एग्जाम ने अगर 1 घंटा ज्यादा किसी चीज को समझाया जा रहा है ना, ये समझ लो आपके टाइम भी कम होते जा रहे हैं, ये आपको पता है, फिक्स है। इससे ज्यादा क्लास कोई लेने वाला नहीं है। ये तो मैंने आपको 4 गुना ज्यादा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था दोस्तों, आज लास्ट क्लास है, कि मकसद इतना सा है कि आप लोगों का एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। जितना तुमको पढ़ाया गया है ना, ये हकीकत बात है दोस्तों, ऐसा मत समझना ये जिस फीस में आपको पढ़ाया गया किसी भी सूरत में नहीं पढ़ाते। मात्र इस बैच का मकसद था कि आप लोगों से जुड़ना और आप लोगों को यह बताना कि इतनी चीजें आप और पढ़िए, जो नए स्टूडेंट हैं जो चीजों को, और साथ में जो पुराने स्टूडेंट थे उनको भी कुछ आपको पता है। इस बैच में मेरे ऑफलाइन बैच के जो स्टूडेंट थे उनको भी इस बात को पता चला होगा कि उनको उसमें पढ़ाया था उससे ज्यादा और पढ़ाया, इसलिए उनको भी ध्यान में रखे कि वो जब इस टाइम को यूज ले रहे हैं तो उनको 2-4-5 चीजें एक्स्ट्रा मिलती चली जाए, तब मजा है। अपनी तरफ से अपन ने कोशिश पूरी की है कि आपका एग्जाम में अच्छी हो आपका, क्योंकि मैंने कहा ये टाइम ऐसा नहीं है कि आपसे ऐसी बात की जाए पैसे की दिले की, ये नहीं, ये टाइम है आपके इंपॉर्टेंट टाइम है आपकी एग्जाम के सिलेक्शन का। इसलिए इस समय पूरी कोशिश करके जितनी मेहनत हमने की आपके साथ, या अगर मैं बात करूं मैंने की है, आप उतनी मेहनत दुगनी मेहनत करके आप भी सिलेक्शन लाइए। बस इतना आपके इसमें, अगर मुझसे पूछा जाए इस बैच से क्या होगा, इस बैच से जो 50, 100, 200 हम तो आपसे ये करेंगे, पूरे जो लड़के हैं वो सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। ये है, और आप बस इतना सा है कि कभी हम ट्रेन में बैठे हो, तुम नौकरी लग जाओ रेलवे, तो हमारा चालान तो नहीं काटो, बस इससे बचा देना, यही तुम इसी से भरपाई होगी और कोई हो नहीं सकती, ठीक है ना। या सिलेक्शन हो जाए तो बता देना हाँ सर सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया। तो कभी ट्रेन में तो ये फिर तुम्हारा 50-100 लोगों का सिलेक्शन 200-300 लोगों का हो जाएगा, तो ये समझ लेंगे ट्रेन तो अपनी ही है।
कभी जरूरत पड़ेगी तुम फोन करके, हाँ सर ये ठीक है कोई नहीं, ट्रेन तो अपनी है, तो ये बात तो कर सकते हो ना। ये वहां भी कर दोगे, सर पहचानता ही नहीं मैं तो आपको, ऐसा तो नहीं करोगे ना। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप नहीं करोगे, क्योंकि आदमी सिलेक्शन होने के बाद वो जरूर एक बार तो याद करेगा ही करेगा, यार किसी ने साइंस तो पढ़ाई थी, ठीक है ना, तो ये तो याद करना ही पड़ेगा तुमको, मैंने पहले भी कहा था। तो अब आ जाओ हम की बात पे। दोस्तों ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है ये संबंध है, आया कहां से था, इनका अंतर है, होने को कुछ भी नहीं है, मैं आपको लिख सकता हूं आया कहां से था, इन दोनों के बीच में 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। ये F माइनस, ये 32 से 0 से चालू नहीं हुआ था, इसलिए इसको F माइनस क्या किया, 32 किया, बटे इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का अंतर है, क्लियर, बटे बराबर R बटे 0 से चालू हुआ है इसलिए R लिख दिया, इसके बीच में 80 का अंतर है इस पैमाने में, और K माइनस ये भी 273 से हुआ, 273 बटे इनके बीच में भी 100 से, देखो 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 कट गया, कट गया, ये 5 बार कटा, ये 9 बार कटा, ये 4 बार कटा और ये 5 बार कटा। अब समझ में आया कैसे आ गया। लेकिन दोस्तों क्या मतलब है, एग्जाम में ऐसा करना थोड़ी बैठोगे, अगर इस तरीके से करने लगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए शॉर्ट में याद रख लो आप C/5 बटे F माइनस 32 बटे, क्लियर, C/5 बराबर F माइनस 32 बटे 9 बराबर R बटे 4 बराबर K माइनस 273 बटे 5, ठीक है। आप दो पैमाने नहीं, आपसे किसी भी पैमाने में सेल्सियस फ़ारेनहाइट में संबंध पूछे ये वाला ले लेना, सेल्सियस रूमर में पूछे तो C/5, जैसे आपसे कोई पूछा जाए सेल्सियस का मान दे दे रूमर में पूछे तो आप क्या करोगे, C/5 बराबर R बटे 4, ये रख देना, ये निकाल देना, निकल जाएगा। केल्विन में पूछे तो इसको निकाल देना, समझ में आ रहा है क्या, जिसका संबंध पूछे उनको उठा के रख लेना बस अपने पास, बात हो जाएगा। आप अरे मैथ तो जानते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे और मेरी बात को सुनो, एक बात आप दिमाग में बैठा के रख लेना, नीचे लिख दूं मैं आपको, एक बात आप बैठा के इस बात को दिमाग में रख लेना कि कभी भी क्या करोगे, सेल्सियस को, किसको, सेंटीग्रेड को अगर आपको केल्विन में बदलना हो तो सेंटीग्रेड प्लस सेल्सियस प्लस उसमें क्या कर देना, 273 जोड़ देना, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं इसको हिंदी में लिख दूं आपको, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 जोड़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग समझ होंगे 273.15 बोलो, 273 बोलो, कोई दिक्कत नहीं, समथिंग है, बात समझ लिया करो, है ना। और अगर कहे ये बात तो क्लियर है, क्या कर दो, जैसे इसका मतलब समझे, आपसे कोई कहे कि 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब सेल्सियस और केल्विन का संबंध पूछे तो अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं, इसमें से करके देखो, C/5 बटे K माइनस 273 बटे 5 मत करो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। सेल्सियस को केल्विन बदलना हो, 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलना है, प्लस क्या कर दो, 273 जोड़ दो, आएगा जो आप आंसर आ जाएगा, लगभग मुझे लग रहा है 298 केल्विन आएगा, क्लियर है। तो बस ध्यान रख लो, और उल्टा कर दे, अगर तुमसे ये कहे कि केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए, सेल्सियस में बदलने के लिए उसमें 273 घटाते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अभी मैं कुछ सवाल बताऊंगा आपको किस तरीके पूछ जाते हैं, मैं दो बातें और बता दूं। एक, आपको समय पता है कि किसको, आपको पता है कि अगर पैमाने हैं, ये स्केल हैं, थर्मामीटर हैं, तो इन थर्मामीटर में किसका, आपको दो तरह, अगर दो तीन तरह के होते हैं, लेकिन आपको पता है एक होता है द्रव तापमापी, ठीक है। एक की बात करूं तो एक गैसीय तापमापी भी होते हैं, जिनके अंदर गैस का उपयोग करते हैं। द्रव तापमापी में द्रव का, जैसे मरकरी का किया, एक होता है गैसीय तापमापी, और एक आप ये भी याद रख लेना, और कुछ भी दे रखिए उनसे कोई लेना देना नहीं, आप इसको याद रखना जो बता रहा हूं एग्जाम में, एक डॉक्टरी तापमापी होते हैं, ठीक है। आप द्रव तापमापी की बात करूं कि इसमें क्या होता है, तो आपको पता है द्रव तापमापी में मैथिली किसका उपयोग होता है, या तो मरकरी का उपयोग होगा, या आप कहोगे सर एल्कोहल का उपयोग होता है,
ठीक है, आप कहोगे किस किस का, जब आपको -39 डिग्री सेल्सियस तक का ताप नाप सकता है कौन सा द्रव, इससे नीचे का नहीं नाप सकता, तो एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस तक का नाप सकता है। ठीक है ना, तो कभी पूछा जाए कि -115 या 100 डिग्री सेल्सियस तक का ताप माइनस में पूछे, नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आप बोलोगे एल्कोहल तापमापी का, और अगर हो तो किसका उपयोग करते हैं, मरकरी का। -39 आपको लिखाया था मैंने, -39 आपको ध्यान हो। ठीक है ना, एक बार -273। ठीक है, अगर गैसीय तापमापी की बात करूं तो गैसीय तापमापी में आपको पता होना चाहिए, एक तो हाइड्रोजन का उपयोग होता है और एक क्या होता है, नाइट्रोजन का उपयोग होता है। तो आपसे पूछा जाए गैसीय तापमापी में किसका उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन 500 डिग्री सेल्सियस तक का, प्लस में बताया मैंने, नाप सकता है, और 1500 डिग्री सेल्सियस तक का नापना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, 1500 डिग्री सेल्सियस तक का नापना हो तो हम नाइट्रोजन के ताप का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, नाइट्रोजन वाले गैसीय तापमापी का। और डॉक्टरी तापमापी आपको पता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके, अगर मुझसे पूछा जाए तो 43 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो कभी पूछा जाए कि डॉक्टरी तापमापी कहां से कहां तक होता है, 35 डिग्री से 43 डिग्री, या आपसे ये कह सकते हो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। ये याद रख लेना, एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नया बैच कब होगा, सब बता दिया जाएगा, अगर होगा तो चिंता मत करो, आपको सब नॉलेज होगी। पहले आप अपनी इस काम को कीजिए। ठीक है ना, अभी तो यही सोचिए कि आपका ये लास्ट बैच है, कुछ प्रैक्टिस सेशन वाला बैच आता है तो आता है, मगर अभी आपको इसमें ने आपको कोई चीज नए के लिए छोड़, आप पहले ये याद रखो, नए में कोई प्रैक्टिस सेशन कराया, नया बैच चालू होगा, वो अपने आप कर दोगे, वो अलग बात है, लेकिन आप पहले अपनी काम को कीजिए। ठीक है ना, ये बात सुनो। नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये बात आपको फिर एक बात यहीं लिख दूं, इस बात को, चलो। कभी कभी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सूर्य के ताप को मापने के लिए, सूर्य तो बता ही दूंगा, पहले ये भी याद रख लो। डॉक्टरी तापमापी बता दिया, एक आप सबको पता हो, बताने की जरूरत तो नहीं है, वरना सबको पता है कि आपसे कोई पूछा जाए कि मानव शरीर का ताप, आपसे कहे, मैंने पहले भी कहीं बताया है मानव शरीर का ताप क्या होता है, तो आपको पता है सामान्यतः 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 96.4 भी मिल जाता है, 6 भी मिल जाता है, या आपसे पूछा जाए 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन होता है, या आपसे पूछा जाए 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, तो याद रख लेना आप इतना, आपको बिल्कुल सीबीटी 2 में भी आएंगे, चिंता मत करो। आप आओगे नहीं, आपको खुद को जरूरत होगी, वो अपने आप पता चल जाएगा आपको। 96.6, तो ये याद रखना डॉक्टरी तापमापी। और मैंने ये कहा कि एक बात ये भी याद रखना कि उच्च तापमान को मापने के लिए, उच्च तापमान को मापने के लिए, उस तापमान को मापने के लिए, मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आप कहोगे पाइरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और उच्च ताप ही नहीं, मैं इसके नीचे लिख दूं आपको अलग पेन से, सूर्य का तापमान भी पूछा जाता है एग्जाम में, सूर्य का, कि सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो याद रख लेना आप, अगर मुझसे पूछा जाए। अरे हाँ यार दोस्तों, 96 लिख दिया क्या, चलो कोई नहीं, जल्दीबाजी में, हाँ 98 कर लेना, चलो ठीक है ना, चलो कोई नहीं, जो चीज़ है वो आपको पहले भी लिखवा दी होगी मैंने, है ना, चलो कोई नहीं, सही बात है, बेरोजगार प्राणी। चलो, ये पहली बात तो ये बेरोजगार प्राणी का, अगली बार कभी मेरे पास कभी मिले ना तो बेरोजगार होके नहीं आएगा, रोजगार होके बोलेगा, सर रोजगार प्राणी बोलना है ना, अगली बार कभी आए, मगर रोजगार लगने के बाद पढ़ेगा ही क्यों, ऐसा तो नहीं करेगा, पढ़ते रहना, कोई नहीं, पढ़ना चाहिए आदमी को, मेरे पास नहीं, कभी भी आपको थोड़ी नॉलेज रख लेनी चाहिए हमेशा। अगली बात, मैं एक सवाल बता देता हूं आपको इस तरीके के, ठीक है, दोनों काम हो जाएंगे। एक सवाल आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर, आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि -43 डिग्री सेल्सियस को, क्वेश्चन दे रहा हूं, -43 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। ठीक है, वैसे तो आपने रट ही रखा होगा इस बात को, क्योंकि रटने में तो तुम माहिर हो,
और रेलवे वाले हो, तुमको सब पता है क्या क्या एग्जाम में आता है, लेकिन काम की बात जरूर थोड़ी हमेशा -43 दे। तो आप सबको पता है कि -43 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है, -43 डिग्री, जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, बराबर। मतलब इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता, -43 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आएगा। लेकिन आप ये मत सोचो कि हमको पता है, तुम तो ये देखो हमको आंसर क्या आता है कि नहीं आता है। देखो सवाल देखो, पढ़ो आप। -43 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला है, क्या करोगे? संबंध देखो आप, क्या है, C/5 बराबर F -32/9। ये संबंध है इन दोनों में, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है। कंप्लीट। सी कितना दे रखा है, आप कहोगे सर -43, लिख दिया, बटे क्या कर दिया 5, बराबर क्या लिखा, F -32/9 लिख दिया। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलो इधर आ जाओ, आप क्या लिखोगे, इसको गुणा करो 27, 9 दूनी 18, 9 3 27, बचे 2 और 9 चौकू 36 और 2 38। माइनस के आएंगे क्या? मुझे देख लेना भाई, सही लिख रहा हूं ना? हाँ, 27, 7 और बच्चे कितने, 2 और 9। ठीक है, बराबर क्या हुआ, 5F आ गया। 5F माइनस 5 दूनी 10, मतलब 160 आएगा। क्लियर है? सही बात है। इधर आ जाओ और इधर आ जाओ। अब आपसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5F बराबर -387 प्लस 160 भी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। चलो F बराबर, इधर देख लो, -387 में से 160 गए, कितने बचे, ये 7 बचा, ये 2 बचा, और मेरे हिसाब से ये 2 बचे, और ये आपने लिख दिया बटे क्या कर दिया 5, माइनस में कितना, 5 चौकू 20, मैंने कुछ उल्टा ही कर दिया होगा, उल्टा ही हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया क्या? क्या आज पीछे कैसे चल रहा है आपका? दिमाग ही कहां कर गए, कुछ हुआ उल्टा? तुम्हारा भी यही आ रहा है क्या? अच्छा 40 कर दिया यार, आज तो पता नहीं क्या हो रहा है। जब भी मैं यार सवाल तो, चलो एक सेकंड, हाँ, इससे तुम्हारी सेहत पे नहीं फर्क पड़ना चाहिए था। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ अलग कर दिया। रुको एक सेकंड, मैंने रुको 387 था ना माइनस का, कोई नहीं, सवाल को ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है ना। सवाल तो इसी पे छोड़ दो। यहां पर कहने का मतलब कोई जरूरी थोड़ी है कि वो दे, जो मैं बताना चाह रहा था आपको तो ये दिया, कितना दिया, इसको ऐसे ही रहने दो, -43 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है ना। तो फ़ारेनहाइट में बदल दिया, इस तरीके सवाल कर लो कि जो आंसर आएगा वो आएगा। लेकिन जो बताना चाह रहा था वो मेरे दिमाग से 43 लिख दिया आज। चलो हाँ, ये देख लो, अगर पूछे -40 डिग्री, आप तो ये ध्यान रखो, -40 डिग्री वह ताप है, वह ताप है जिस पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, सही बात है ना। तो ये बात याद रख लेना। हाँ बिल्कुल -40, वो रह गया, ध्यान मेरे दिमाग से रह गया था। -40 डिग्री तो कभी पूछा जाए वह कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं, तो आप बोलोगे -40 डिग्री। इसको ये मत करना भाई, ये तो मैंने आपको बताने के लिए कि आया कि नहीं। आप इससे भी देख सकते हो, निकाल के कोई भी एक मान रख लेना आप एग्जाम में, या तो सेल्सियस लिख लेना इसको, या फ़ारेनहाइट। आप सवाल करके देखोगे तो दोबारा -40 ही आएगा आंसर, तो आपको जो पता होगा, ठीक है ना। तो ये बात आप बिल्कुल, वो तो आगे आप, ये वाला तो आपको पता है, -45 डिग्री सेल्सियस लगभग आ गया, ठीक है ना। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा एक सवाल करना था तो एक तरीका ये मिल गया। और ये याद रखना, अगर
-40 डिग्री वह ताप है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर हो। अब मैं ये कह रहा हूं, जरूरी थोड़ी है कोई और दे दोस्तों, आप तो संबंध याद रख लेना, किसी में से कोई पूछ ले उन दोनों की तुलना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम के लिए ध्यान रखना। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलवाए तो आप उसमें कर देना +273 और केल्विन को सेल्सियस में -373। देखो जैसे मैंने आपसे पहले बोला, आपसे ये कहे कोई सवाल दे दे आपको इस तरीके से, एक रख लो दिमाग में कि वो कहे कि 300 केल्विन को, कितने केल्विन को, 300 केल्विन को आप किस में बदलो, सेल्सियस में बदलो। बदलो तो अब यहां आपको संबंध करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर दोगे, ये कितना है 300 केल्विन है, कितना है 300, इसमें से कितना कर दो 273 माइनस कर दो, कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 27 डिग्री बचेगा मेरे हिसाब से, 27 डिग्री, ठीक है ना, 27 डिग्री सेल्सियस बदल जाएगा। तो आप ये बात हमेशा याद रखो, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट ध्यान रखोगे दोस्तों, ये फॉर्मूला रट लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखने। एक बात और बता दूं इसी के अंदर, मैं क्या बताना चाह रहा था, एक और ध्यान रखना। हाँ, एक क्या था, एक बात रुको, ये डॉक्टरी तापमापी वगैरह तो मैंने बता दी आपको, ये कोई एग्जाम में आप इस तरीके का क्वेश्चन, हाँ एक मैं ये कह रहा था, देखो एक बात याद रखना, एक बार एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपसे पूछा जाए कि परम शून्य ताप कौन सा होता है, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप सबको पता होगा, परम शून्य ताप 0 केल्विन होता है, ये नहीं मिले तो या आप लिख सकते हो -273 पॉइंट पूरा लिख रहा हूं मैं 15 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअल में ये क्लियर मान होता है क्योंकि आपकी बुक में यही दे रखा है, तो इसको ध्यान रखना। तो कभी भी पूछा जाए परम शून्य ताप क्या होता है, तो आप बोलोगे या तो 0 केल्विन मिलेगा या -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब देखो पढ़ाई का क्या चक्कर पड़ता है, मैं आपको बताऊं, इस साल रीट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैंने रीट दोबारा इसलिए क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि इसमें कोई आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं था, केवल साइंस के स्टूडेंट थे, और साइंस के जिसने बीएससी कर रखी है उसका मतलब समझो, उसने 1000 बार ये ताप पढ़ा है, 1000 बार सब चीज पढ़ी है। जैसे कल मैंने जूल वाला बताया, जिंदगी भर फिजिक्स पढ़ती होगी तो भी ये बात पता नहीं चली कि जूल केल्विन, जूल और उसमें अर्ग में या उनमें क्या संबंध था और गलती हो गई। इसलिए क्या हुआ, यहां भी एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। आंसर दिया ऑप्शन में फर्स्ट, उसने कहा 50 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री ड्यूमर, ठीक है, 40 केल्विन, चौथा माइनस 50 केल्विन। अब मुझे बताओ इनमें से क्या संभव नहीं है, आंसर दो मुझे आप, क्या संभव नहीं है, जल्दी दो आंसर। आंसर दो, बिल्कुल क्रिटिकल टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल मिट्टू, ऐसी छोटी छोटी चीजें लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी थोड़ा गौर करने में कोई बुराई नहीं है। चलो आप मुझे इस बात का आंसर दो, क्या आएगा इसका आंसर सही। ज्ञानदास मीना ने तो लिखा है डी, चेतन प्रकाश ने भी डी, बेरोजगार प्राणी में भी डी, विष्णु नागर ने भी डी, राजकुमार, राजेश, संजू, राम बाबू, सब ने डी लिखा है। समझ में आ रही है बात आपको, कहने का मतलब केल्विन कभी माइनस में नहीं होता। लेकिन दोस्तों अपन अब 4 बार बात करते हैं इसलिए पता हो, लेकिन कुछ लोगों ने वहां बहुत गलती की, कुछ नहीं बहुत सारे लोगों ने गलती की। लेकिन ये याद भी रखना, ये 0 केल्विन तो नहीं होगा माइनस में, लेकिन याद रखना -273 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे कोई टेम्परेचर हो सकता है क्या। अरे बात समझ में आई कि बात, तो आप ये भी याद रख लेना, आपसे कोई पूछा जाए तो ये भी याद रख लेना, तो आपसे कोई पूछा जाए तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कोई पूछे तो इतना दिमाग हमेशा रखो चीज को कि आपसे कौन क्या कैसा क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये याद रख लेना आपको ध्यान, क्योंकि माइनस में सेल्सियस हो सकता है,
ठीक है ना, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कितना तक, -273 लास्ट है, इससे कोई -373 होता, आपसे पूछता संभव नहीं, तो -373 संभव नहीं होता। तो याद रखना इस बात को, हमेशा इस तरीके का भी पूछ ले तो ध्यान रखना, इसको ध्यान रख लेना। तो ये कुछ बातें मैंने आपको ताप के बारे में बताई है, और ये मैं आपसे कह रहा था कि आपको कम से कम फिजिक्स में इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूं, ठीक है, एक टॉपिक और बता रहा हूं मैं आपको मेरी तरफ से। आप कहने को कुछ भी अपने दिमाग से लगा सकते हो, सर ये 2-3 टॉपिक, 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप, लेकिन मेरी बात याद रखो दोस्तों, मैंने आपको वो टॉपिक लिए हैं जो आपकी एनसीईआरटी के हैं, और वो ही नहीं लिए जैसे तरंग उल्ट, आपको पता है एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो अभी मैंने लिया क्योंकि काम का। मैंने अगर मुझसे पूछा जाए ना, वो टॉपिक लिए, उल्टा होता है दोस्तों, तुमको वो टॉपिक लिए जाते हैं जिनसे कोई संबंध ही नहीं है। टीचर मुझसे पूछा है, तुमको यंत्र बताते हैं कि यंत्र है, अरे दोस्त यंत्र तुम ही याद कर सकते हो, वैज्ञानिक नाम तुम ही याद करो, मैं क्या बताऊंगा, जिसने जिसकी खोज की उसको पता है। आपको पता है, जब मेरे पास काम की बताने के लिए मेरे पास एक हाईएस्ट, मुझसे पूछा जाए ना, साइंस के टीचर की क्लास ऑफलाइन के अंदर हाईएस्ट 80 होती है, कोई लेने को 100-120 लेते हैं, मगर वो लेते कैसे हैं, इसी 80 को 100-120 में पहुंचाते हैं, मैटर उतना ही पढ़ाते हैं, वो धीरे 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 एक डायग्राम में लगे हैं 1-1 घंटे तक, 2-2 घंटे तक। अरे क्वेश्चंस निकालो जल्दी से जल्दी। तो मैं आपसे पहले बोल रहा हूं, मैंने तुमको पढ़ाया है ना, ये 4 गुना ज्यादा, और वो टॉपिक जिनको किसी भी सूरत में आप घर बैठ के नहीं पढ़ सकते। इसके बाद आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि अभिकेंद्री बल के उदाहरण बता दो सर, अपकेंद्री। अरे दोस्त, बुक है आपके पास, कोई भी बुक आपका, उसमें से उदाहरण देख लिया करो, छोटी छोटी। ये तो मैं बता रहा हूं आपको सुविधा के लिए, वैसे मैं आपको कह रहा हूं 99% पेपर यहीं से आएगा। 1% के लिए कोई इधर उधर से चीज आए तो थोड़ा बहुत तुमने भी तो पढ़ा होगा पहले, या मैं नहीं भी पढ़ाए तो मैं कह रहा हूं कोई बुक हो, किसी में से कोई उदाहरण देख लो, कि एक आध 2 उदाहरण देख लिया करो, अपना काम। वो कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिनमें से कोई सवाल पूछेगा या आपसे घुमा के पूछेगा, नहीं, डायरेक्ट कोई उदाहरण पूछ ले चलते फिरते, तो उनको याद कर लिया करो। मैं एक चीज और बता रहा हूं, क्योंकि ये भी थोड़ी समझने की, तुमको समझ नहीं आ सकती, वो सुन लो, क्योंकि मुझे एक सवाल बताना है एग्जाम के लिए, क्योंकि रेलवे में आ जाता है। आपने ये सुना है, एक होती है सरल आवर्त गति। अब देखो, मैंने खुद ने छाट लिया, कोई जरूरी भी नहीं था, आपको पता भी नहीं चलता कि सर ने नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने खुद ने छाटा कि इसको थोड़ा सा आप याद रखो, ठीक है ना। तो कभी भी पूछा जाए पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति मतलब सिंपल पीरियोडिक मोशन, मोशन मतलब गति। चलो रख लोगे मेरे भाई याद। चलो आ जाओ आप काम की बात पे। क्या होता है सरल आवर्त गति में, पहले मैं एक डायग्राम बना दूं जिससे आप समझ में आए। ये कोई पृष्ठ है, बिल्कुल है, मतलब कोई दीवार है, आप तो देखो पृष्ठ है, उससे ये कोई लोलक टंगा हुआ है, आपने तो एक पत्थर टांग दिया, ये समझ लो ये यहां लोलक का काम कर रहा है, ठीक है। और इसकी ऐसे गति होगी, ये हिलेगा तो कैसे गजेगा, एक बार ये इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा। सही बात बोल रहे हो क्या? आप कहोगे सर सही बात है। इस तरीके से ये पेंडुलम, इसको बोलते हैं पेंडुलम, इस तरीके से गति करता है, ठीक है ना। इसके कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो आपको बता दूं सरल आवर्त गति क्या है। जब कोई लोलक एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को, निश्चित पथ पर है, ये पथ निश्चित कर लिया, इस पर ही बार बार अपने आगे बढ़ता नहीं जा रहा है, ये एक ही पथ पे बार बार अपनी, तो जब कोई पिंड या कोई लोलक एक निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसको तो बोलते हैं केवल आवर्त गति। अब जैसे ये एक सरल रेखा में गति दर्शा रहा है एक तरह से, और अगर सरल रेखा में दर्शाए तो उसको सरल आवर्त गति कहते हैं। तो तुम तो एक बात याद रख लेना, शॉर्ट में याद रख लेना, कि जब कोई पिंड, एक काम करो इसको तो चेंज करने दो, या लोलक ही लिख दूं, लो यार पिंड ही लिख दूं। जब कोई पिंड किसी निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति दोहराता है, तो इसे आवर्त गति कहते हैं। एक ही लिख लो,
अगर सीधी रेखा में करता तो उसको सरल आवर्त बोल देते। तो आपको सिंपल बात याद रखनी, कोई एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं। पिंड बोलो या पेंडुलम बोलो, कोई बात नहीं, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे वो घड़ी नहीं आती थी ना पहले पेंडुलम वाली, इस तरीके से वही बात कर रहा हूं। अगली बात सुनो, अगर मैं बात करूं आपसे, आपको क्या करना है दोस्तों, हाँ क्या लिख रहे हो एक बार, अब क्या होता है इसमें, ये पिंड गति कर रहा है, तो आप एक बात हमेशा याद रख लो, इस स्थिति में, ये बात हमेशा दिमाग में रखो, इस स्थिति में जो वस्तु का त्वरण होगा ना, वस्तु का त्वरण, त्वरण आप जानते हो किससे लिखते हैं, ए, वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से, मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, तो अब समझो, एग्जाम के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, और इसीलिए मैंने लिया है, कल मैंने छांट के मैंने कि ये और बता देता हूं इनको, क्यों एग्जाम के लिए आप ध्यान रखना। ये लो, इधर ले लो, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी स्थिति हो गई, आप बोलोगे सर ये मध्य की स्थिति हो गई, मध्य मतलब मिडिल वाली स्थिति हो गई, और ये कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, ये कौन से हैं, तो इसके अंतिम बिंदु हैं, इसके अंतिम बोलो या अधिकतम बिंदु, ये भी दोनों अंतिम बिंदु है। जब ये दो चीज होगी, पेंडुलम गति करेगा तो मध्य में आएगा और अधिकतम पहुंचेगा, फिर पहुंचेगा स्थिति में, तो इस तरीके से गति करेगा। तो मैंने कहा इस स्थिति में, सवाल को समझा करो, पढ़ा करो, इस स्थिति में वस्तु का त्वरण, त्वरण का मतलब क्या, ए, ठीक है। मध्यमान स्थिति में, इस मध्यमान स्थिति में से वस्तु के विस्थापन के समानुपाती होता है, मतलब ए समानुपाती एक्स है, मतलब अगर त्वरण बढ़ेगा तो इसका विस्थापन नहीं बढ़ेगा। या मैं ये कहूं उल्टा बोलूं, ये कह रहा है कि मध्यमान स्थिति में अगर मुझसे पूछा जाए इसकी बीच की स्थिति में ये त्वरण क्या रहेगा, 0 रहेगा। और कह रहा है मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के, और ऐसी स्थिति में अगर मुझसे पूछा जाए तो x भी क्या है, 0। लेकिन जैसे जैसे ये पेंडुलम जब ऐसे गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, तो अपना विस्थापन भी बढ़ा रहा है, और विस्थापन बढ़ा रहा है। मैंने ये कहा कि जो त्वरण है विस्थापन के समानुपाती है, अगर विस्थापन बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे जैसे आपको पता है वो उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा, तो उस स्थिति में उसका त्वरण क्या होगा, अधिकतम होगा उच्चतम स्थिति में, तो उसका विस्थापन भी क्या होगा, अधिकतम। तो एग्जाम में आप पूछोगे सर क्या क्वेश्चन पूछाता है, तो यह क्वेश्चन पूछता है कि जब पेंडुलम, मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना, मैं आपको एक बार में समझा दूंगा, आप चिंता मत करना, थोड़ा समझना, जिन लोगों को टफ लगे वो घबराना मत, कि जब पेंडुलम मध्यमान स्थिति में हो, कौन सी स्थिति में, मध्यमान या मिड की स्थिति में हो या बीच वाली स्थिति में हो, तब क्या होता है। इधर आ जाओ तुम, अब देख लो एक बार। एक बात सुनो, मध्यमान स्थिति मतलब इस जगह है पेंडुलम, इस स्थिति में मैंने कहा त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है। मैंने कहा अगर विस्थापन बढ़ेगा, विस्थापन तो देखो ये एक्स है, इधर बढ़ेगा और इधर बढ़ेगा, यहां पर तो विस्थापन है क्या, इस जगह देखो, ये इससे देखो, इस जगह विस्थापन है 0 है ना, तो विस्थापन 0 त्वरण 0। तो इसका मतलब सुनो, मध्यमान स्थिति में क्या क्या शर्त बन सकती है। पहली शर्त, त्वरण 0 होता है। ऐसे पूछेगा दोस्तों, तुमको यही पता नहीं चलता है कि एग्जाम में पूछेगा क्या, मैं फिर बोल रहा हूं। दूसरी स्थिति में आपको पता है त्वरण 0 है तो बल 0 होगा कि नहीं होगा, क्यों, आप बोलोगे सर F बराबर ma है, अगर ये 0 तो ये 0, इसलिए बल भी 0 होता है, बल 0 होता है, ठीक है। अगली बात, वेग क्या होगा, अधिकतम होगा कि नहीं होगा। कोई कहेगा सर मध्य स्थिति में कैसे, क्यों नहीं होगा, अगर इस जगह वेग अधिकतम नहीं होगा तो पिंड यहां तक पहुंचेगा क्या, अगर वेग न्यूनतम होता तो यहीं रुक जाता पिंड, तो और वेग अधिकतम, समझ में आ रही है। तो इस स्थिति में क्या बोलोगे आप, कहां पहुंच गए, वेग अधिकतम। तीसरी बात, वेग अधिकतम होगा, अधिकतम होगा
होगा, बिल्कुल होगा। और वेग अधिकतम होगा तो आप सबको पता है कि k डॉट ई गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अगर वेग अधिकतम तो गतिज ऊर्जा भी अधिकतम, तो आप ये भी याद रखोगे इस समय गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होगी। मैं तुमसे पूछता ना तो कितने लोग गलत करते हैं, तुमको भी पता है। गतिज ऊर्जा अधिकतम, अरे मुझे बताओ, ये पिंड जब गति कर रहा है, वेग अधिक है, तो जब यहां पहुंचाने के लिए तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होनी चाहिए। और आपको पता है इस जगह जाकर ये पिंड रुकेगा, तो अभी तो ऐसे, तो इसका मतलब जब मध्यमान स्थिति में अगर मुझसे पूछा जाए तो इस स्थिति में जाके, इधर आ जाओ पहले, हां इधर, हाँ इसमें काम, अभी अपन बीच वाली स्थिति की बात कर रहे हैं, तो इस स्थिति में इसको यहां पहुंचाने के लिए तो इस जगह वेग भी अधिक होगा, गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तभी तो ये पिंड अधिकतम यहां पहुंचेगा। लेकिन जब बीच वाली स्थिति में होगा तब क्या शून्य होगा, तो यहां 5 भी याद रख लेना ये बात, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। बहुत लोग बहुत तरह का सोच रहे होंगे, मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना। कुछ लोग दिमाग देखो, मैं कुछ कमेंट पढ़ लूं आपकी क्या स्थिति है। एक सेकंड रुको, हाँ देखो, अब मुकेश पटेल ये काम मत करो, उसमें 4 उदाहरण है, उनको आप कर सकते हो सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब आए सब बस ये बहुत आते, मैं इसीलिए आपको करवा रहा हूं, वो बात को समझो, समझ में आ रहा है, इसका मतलब किसी ने कुछ नहीं, ठीक है। झूले की गति वही तो बताने के लिए आ रहा हूं, पहले ये याद रखो, झूले की गति तो तुम रट लोगे, यहां गलती करता है वो। एग्जाम पूछता है कि जब कोई पेंडुलम अपनी मध्य स्थिति में होता है तो इनमें से क्या सही है क्या गलत है। पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में, पूछा गया क्वेश्चन है रीट के अंदर, पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट के अंदर, इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको पता नहीं चलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, तो आप तो या तो समझ में आ ही गया होगा, समझ में आ गया तो रट लो कि ये दोनों की तुलना एक साथ करोगे कि त्वरण शून्य होता है तो बल भी शून्य, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। आपको पता है इसको यहां पहुंचाना है, इस स्थिति में यहां तो कोई ऊर्जा होगी, स्थिति ऊर्जा नहीं। और लेकिन जब यहां जाके रुकेगा ना, एक बार एक अधिकतम स्थिति में जाने के बाद रुकेगा, तो देख लो। तो अब दूसरी स्थिति कब हुई, दूसरी स्थिति यह हुई कि जब पेंडुलम, क्या हुआ, जब पेंडुलम अंतिम बिंदु पर हो, अंतिम बिंदु पर हो, सही बात है, अंतिम बिंदु पर हो या मैक्सिमम बिंदु पर हो, अंतिम बिंदु पर हो, तो उस स्थिति में अब देखो एक तरीका, जो समझदारी से काम ले रहे होंगे उनको एक बात तो पता होगी कि जो यहां हुआ है ना उसका उल्टा हो जाएगा। आपको पता है अधिकतम स्थिति में पूछता है, यहीं से देख लो उल्टा हो जाएगा, यहां पहुंचेगा इस स्थिति में तो त्वरण अधिकतम, त्वरण अधिकतम तो बल अधिकतम, बल अधिकतम। अब देखो ये पिंड गति करता, गति ऊर्जा बड़ी बड़ी बड़ी, लेकिन अब बढ़ती घटती कम, जब ये रुक जाएगा तो इस स्थिति में जाके गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य, गति ऊर्जा शून्य तो वेग भी शून्य। और इस स्थिति में यहां रुकने के बाद आपको पता है इस पिंड को खींच के यहां पकड़ा तो अपने आप ही आ जाएगा, इस स्थिति में क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो ये याद रख लो, उल्टा कर दिया जो ये है सब। तो आप क्या बोलोगे, आप ये कहोगे कि त्वरण अधिकतम, ठीक है। सेकंड, बल अधिकतम, देख लो जो दिमाग लगा रहे होंगे, बल अधिकतम। तीसरा, गतिज ऊर्जा जब रुकी जाएगा आगे जाके तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य। वेग क्या हो जाएगा, आप कहोगे शून्य, शून्य लिखा मिल जाए या कहीं न्यूनतम भी लिखा मिल सकता है, वेग शून्य, रुकी गया तो शून्य। और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। मेरे बात देखो, मैं फिर बोल रहा हूं शून्य या न्यूनतम लिखा मिल सकता है, स्थितिज ऊर्जा आप कहोगे मेरे दोस्त अधिकतम होगी, अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। चलो कौन से की बात कर रहे हो भाई, देखो अब आप क्या कर रहे हो,
मेरी बात को सुनो, यहां क्या हो रहा है, यहां जो लोग बोल रहे हैं कि यहां त्वरण है, वो स्थिति के विस्थापन है। यहां क्या हुआ है, देखो सुनो, इस स्थिति में यहां कण रुका हुआ है, तो यहां त्वरण 0, बल 0। आप कहोगे सर ये तो मध्यमान स्थिति की बात कर रहा है भाई। मध्यमान स्थिति में मैंने कब कहा, आप इधर आ जाओ, किसी ने पूछा क्या है मध्यमान स्थिति में, तो मैं कह रहा हूं बल शून्य हो रहा है, बिल्कुल शून्य। आप कहोगे, एक ने कहा है कि सर इस जगह बल होगा तो ये गति कैसे करेगा। अरे अभी तुम बीच में गति तो कैसे कर रहा है, मैं इसको पकड़ के यहां ला रहा हूं मेरे, तो अब लगा रहा हूं ना बल, जब यहां लाने के लिए मैं तो बीच वाली स्थिति, रुकी हुई स्थिति की कर रहा हूं, जब इसको पकड़ के ला रहा हूं तब मैं कहा, तो जब पकड़ के ला रहा हूं, मैं ला रहा हूं ना पकड़ के, तो उस स्थिति में बल अधिकतम हो गया, खींचते समय जब मिड पॉइंट उसके ऊंचाई पे ले गया। बात को समझो, इसलिए मैंने कहा था बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। समझ में आया, सही है, यस सर। अब आपको बात समझ, ठीक है ना प्रभात कुमार, आपको बात समझ में आई ना प्रभात जी। तो ये बात आप दिमाग में रखना, ये बात अब समझ लो, जब ज्यादा चीज पे दिमाग लगा लो, समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए तो आप इन बातों को रट लो दोस्तों। दोनों चीजों को मैं फिर बोल रहा हूं, या तो समझ के याद कर लोगे तो बहुत अच्छा, वैसे तुम एक बात दिमाग में रखो, त्वरण अधिकतम होगा तो बल अधिकतम, गतिज ऊर्जा शून्य तो वेग भी शून्य, और स्थिति ऊर्जा क्या होगी, और गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा तो उल्टी चलेगी एक दूसरे की। बात समझ में ही रख लेना, आप ध्यान रखने वाली बात है। अब आप बताओ, जब आपको एक शब्द बार बार आता है, ये पिंड गति कर रहा है, इस तरीके से गति कर रहा है, तो इसका कोई समय भी तो लगता होगा। तो आपने ये शब्द बहुत बार सुना है, मैंने पहले ही बता चुका हूं इस शब्द को, आवर्तकाल। अरे नहीं बताया था, आप कहोगे सर बहुत बार बताया, टाइम पीरियड। आप कहोगे सर ये क्या है, तो आपको बताया था कि टी बराबर, ये बात मैं पहले फॉर्मूला लिख सका हूं कि टी बराबर 1/म्यू होता है, कि जो आवर्त काल होता है, और म्यू आपको पहले से ही पता है कि ये क्या होती है सर, आवृत्ति होती है, ध्वनि में बताया, मैंने बताया था। तो यहां आवर्त काल का मतलब है कि जब कोई लोलक या पेंडुलम एक निश्चित पथ पे गति को दोहराता है, तो उस पर लगने वाले समय को क्या बोलोगे, आवर्तकाल। तो आपको पता है आवर्तकाल तो समय बताएगा, लेकिन यहां एक और संबंध होता है, इसीलिए बताया कि आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। रट लो रट लो रट लो, ये कोई नहीं पूछेगा कि ये कहां से आया, ये पूछेगा कि ये गुरुजी ने लिखा दिया है, इसको हमको रट लेना है। ठीक है, ये प्रमेय है, करके आएगी, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपको L क्या है, यहां पर L लंबाई है। अरे क्या है, लंबाई। लंबाई का मतलब ये सतह थी, इससे पेंडुलम टकरा रहा था, ये यहां से यहां तक की लंबाई है। ठीक है, और जी क्या है, तो आप सबको पता है कि जी यहां पर सर गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। समझ में आ रहा है क्या। अब देख लो, इसका मतलब पहली बात इधर देख लो, ये बात हमेशा दिमाग में बैठा के रखोगे आप, कि आपसे कभी पूछे आवर्तकाल किस किस पर निर्भर कर रहा है, तो आप बोलोगे 2 पाई, तो ये तो कांस्टेंट मान फिक्स है इनके, तो इनको तो रहने दो। एक तो लंबाई पर निर्भर, ये तो है ही आवृत्ति, वो अलग संबंध है। एक संबंध ये भी हो गया कि टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G, मतलब लंबाई के समानुपाती होता है आवर्तकाल, और गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब एक लाइन तो नोट डाल के लिख लूं, लिख लो, इस बात को ध्यान रखोगे कि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता है। समझ में आ रहा है। आप कहोगे क्यों, तो देख लो फॉर्मूले में। अरे कभी भी किसी चीज का संबंध पूछे कि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है नहीं करता, क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। पेंडुलम की बात आए तो ये फॉर्मूला लगता है, ध्यान रखना, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। तो इसका मतलब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या है, तो सुन लो क्वेश्चन एक, ये आपने बहुत सुना है क्वेश्चन, जब कोई लड़की झूला झूल रही है, और उसके पास में आकर दूसरी लड़की बैठ जाती है,
बैठ जाती है तो बताओ क्या होगा उस स्थिति में। आंसर दो, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आंसर दो। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अभी मैंने जो पूछा है वो आंसर दो पहले। मुकेश पटेल, ऐसे तो कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत आप भी मेहनत करो, है ना। इंद्रपाल सिंह ने लिखा है अपरिवर्तित। ये इंद्रपाल सिंह जी भी पढ़ने में ठीक है, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। नो चेंज नो चेंज नो चेंज। अक्षय चौहान भी ठीक है, सीमा मीना भी ठीक है, विष्णु नागर ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा क्या कि मैंने आपको ऊपर ही लाइन लिख रहा है कि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता है, तो पास में आके बैठे लड़की उससे उसके आवर्तकाल पर, तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब आवर्तकाल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब देखो यहां क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा एक दिमाग लगाओ। अगर आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और आवर्तकाल किसके व्युत्क्रमानुपाती, आवृत्ति, तो आवृत्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा क्या, मतलब कोई प्रभाव उसके झूलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे झूल रहे थे वैसे ही झूलेगा अगर मुझसे पास आके, क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर। तो कभी कभी आवर्तकाल ना पूछकर आवृत्ति भी पूछ लिया जाता है, तो इन दोनों के संबंध भी आपस में याद रखा करो। और सुनो दूसरा क्वेश्चन, यदि झूला झूलती हुई लड़की अगर खड़ी हो जाती है तो ठीक है, लाइन को बाद में पूरा करूंगा। अब देखो खड़ी हो जाती है, इसका मतलब देखो ये पेन आपने झूला प्लेट लग रही है प्लेट, ये कोई लड़की यहां झूला झूल रही है, एक तरह से मैंने सिंपल वे में बना दिया, क्लियर। ये यहां से यहां तक ये लंबाई होती है, मैंने आपको पहले ही बोला था पेन। अब ये अगर खड़ी होगी तो लंबाई घटेगी कि बढ़ेगी, आप कहोगे सर घटेगी स्थिति में, तो बस समझ लो। और आपको यह पता होना चाहिए कि मैंने आपसे अभी बताया कि टी समानुपाती होता है √L के, देख लो आपको टी बराबर √2π√L/g के, मतलब आपको पता है कि अगर लंबाई बढ़ेगी, अब तो आप इंटेलिजेंट हो दोस्तों, तो 50 बार बोली, अगर मैं भी नहीं पढ़ाऊं ना तुमको तो फॉर्मूला देख के तुमको आंसर दे देना चाहिए, और अगर तुम दे रहे हो ना मेरे बिना बताए भी तो बढ़िया है, रट के दे रहे हो वो अलग बात है। अगर आप बिना सोचे समझे, कितना कल मैंने एक बात परसों की क्लास में एक बात बोली थी, कितना सुना हुआ है वो काम देगा एग्जाम में। सुने हुए से आपको यह फायदा मिलेगा कि अगर कोई क्वेश्चन घूम के भी आएगा ना, तुम आंसर जरूर दे के आओगे। समझ में आया, रटा हुआ दुनिया। आपको पता है ऐसे ऐसे लोग हैं जो हर चीज को रट के तैयार रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, नहीं दोस्तों, थोड़ा क्या होता है, दिमाग भी भेजा भी यूज लेना होता है। मैंने बार बार बोला, टीचर कितनी भी मेहनत करा ले, लेकिन सिलेक्शन के लिए खुद का कितना रहा है वो उस पर डिपेंड करता है, इसलिए हमेशा याद रखो। तो आपको क्या पता है, अगर वो खड़ी होती है तो लंबाई कम होती है, तो ये घटेगा तो ये घटेगा, मतलब अगर खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल में कमी आती है, और आवर्तकाल में कमी आती है तो आवृत्ति क्या होगी मेरे दोस्त, ये बताओ तुम। तो आवर्तकाल में कमी आती है तो आवृत्ति बढ़ जाती है। ये तो मैंने पूरी बात लिखी है, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं आवर्तकाल पूछे, आपसे पूछेगा यदि झूला झूलती हुई लड़की अगर खड़ी हो जाती है तो आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाती है, घट जाती है। अब तुम चले तो जाते हो, तुम ये ध्यान नहीं रखते क्या पूछ रहा है, आप तुलना तो ऐसे ही करोगे एग्जाम में, अगर खड़ी हो जाती है तो लंबाई में कमी होगी, ये कमी होगी तो ये घटेगा आवर्तकाल, ये घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी। पूछी तो तुमसे आवृत्ति है मेरे दोस्त, ये याद रखो, मैंने दोनों बात क्लियर कर दी है, समझ में आया। इंक्रीज डिक्रीज मैंने आपको बता दिया, ये देख लो क्या क्या हो रहा है यहां पर, आवर्तकाल में तो कमी आती है लेकिन आवृत्ति बढ़ जाती है, इसलिए यह ध्यान रखना एग्जाम में आवृत्ति पूछा है या आवर्तकाल। तुम तो क्या करते हो, तुमको एग्जाम में झूला याद रहेगा, तुमको आवर्तकाल ये तुम थोड़ी देखते हो, वो जैसे मैं पहले क्वेश्चन पूछ रहा था तो फिर वही गलती कर रहे थे, ये मत करना झूला झूल रही है,
ये झूला आ गया, इसमें तो बढ़ती है, क्या बढ़ती है क्या घटती है, ये जरूर भेजे को यूज लो। समझ में आया? मैं फिर बात कर रहा हूं आपसे, आप यही गलती करके आओगे एग्जाम में। मैंने पहले ही बोला है तुमसे, आज तो मेरी फिजिक्स की तो लास्ट क्लास है, तुम पर क्या नहीं हो रहा है उसकी टेंशन मत करो। एग्जाम में 4 क्वेश्चन छोड़ के आ गए, कोई टेंशन नहीं। 4 तो बहुत, 90% जो सिलेक्शन हो रहा है वो भी छोड़ के आ रहे हैं। तुम ये बताओ कि जो तुमने किए थे उसमें से कितने गलत हुए, क्योंकि तुमको पता है अगर तुमने 25 क्वेश्चन आए, समझ के देखो, आपने 21 किए, 20 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं 20 भी अगर पेपर अच्छा पेपर आ गया तो 20 क्वेश्चन बहुत होंगे। अब क्या होगा, 20 सही हो गए तो बढ़ गया काम, 20 में से 3-4 भी गलत हुए ना तो सीधे ही आप 5-6 क्वेश्चनों से गायब हो जाते हो और अपने आप जाके नीचे पहुंच जाओगे। तो मैंने क्या बोला, तुम्हारा सिलेक्शन क्वेश्चन छोड़ने से नहीं रुका था, तुम्हारा जो किया था उसमें से गलत हुआ था। मेरी बात हमेशा दिमाग में बैठा के चलो, आगे चलो। तुम ये मत सोचो टफ आ रहा है, अरे टफ आ रहा है उसको तो छोड़ दो, जो आ रहा है वो सही आ रहा है क्या। पेपर में ये मत देखा करो, हमेशा पेपर करने बैठो उसकी थोड़ा थिंकिंग तो लो यार। 2-4 क्वेश्चन कर, अरे यार 2 नहीं हुए मेरे पे 4, अरे नहीं हो रहे क्या दिक्कत है, अभी 100 क्वेश्चन है अगर एक पेपर में, उनको देखो कितने हो रहे हैं, फिर उसकी प्लानिंग करो, तुक्का देना बंद करो, चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझो। पेपर को थोड़ा फ्रेश दिमाग से पढ़ो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, घबराओ मत, पेपर को जितने हो रहे हैं उतने करो, पहले करने की कोशिश करो। आपको पता है, आप कहोगे सर ये सब आपको पता है, बिल्कुल हमको भी, आप कहोगे ये बात हमें भी पता है कैसे करना है, पता तो है, लेकिन दोस्तों गलतियां तो भी होती है ना, क्योंकि हम कितने भी सोच के जाते हैं ना, वैसा पेपर में 2 तरह का दिमाग काम करता है। अगर हमारा पेपर अच्छा हो रहा होता है तो बहुत अच्छा दिमाग काम करता है, तो जैसे मैंने कुछ बातें बताई ना वो भी याद रह जाती हैं। और जब पेपर खराब होने लगता है, खराब होने का मतलब 2-4-5 क्वेश्चन खराब, जब वैसे खराब हो गए, आपको जो चाह रहे थे वो नहीं हुए, तब फिर आपका दिमाग और खराब होने लगता है। और उस स्थिति में जरूरी नहीं था उतने क्वेश्चनों पे आपका सिलेक्शन भी हो सकता था एग्जाम में, लेकिन तुम घबरा के तुमने उसको क्या कर दिया, उल्टा सीधा मामला कर दिया। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ मेरे दोस्त। हाँ, अब आ जाओ, ये बात तो काम की बात सुनना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोला, यदि तो आवर्तकाल में कमी होती है, आवृत्ति बढ़ जाती है। एक बात ये थी, एक बात आप ये भी याद रखना, यदि गर्मियों में लोलक घड़ी की, वो लोलक घड़ी नहीं आती क्या जिसको पेंडुलम बोलते, मैंने कहा पहले आती थी वो अखबार, लोलक घड़ी की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं डायरेक्ट लिख दूं, पूरी लाइन लिख लो, तो गर्मियों में लोलक घड़ी की जो आवृत्ति होती है ना, वो कैसी हो जाती है, वो आप ये समझ दो, एक तरह से लिखा ऐसे मिलता, कैसी चलती है, तो आप कहोगे सुस्त चलती है। अरे कैसी चलती है, सुस्त चलती है। मतलब क्या मतलब है इसका, आपको पता है गर्मियों में लोलक घड़ी की क्या बढ़ जाता है, टी समानुपाती, आपको पता है अंडर रूट लो। तो अगर गर्मियों में इसकी लंबाई बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है तो ये बढ़ जाता है, और ये बढ़ेगा आवर्तकाल, तो आवृत्ति क्या होगी, कम, और आवृत्ति कम होगा तो घड़ी कैसी चलेगी, सुस्त। तो इसका मतलब इस स्थिति में क्या होगी, आवृत्ति कम हो जाती है। शॉर्ट में लिख दिया। एक और आ जाओ, सर्दियों में ठीक है, हाँ समझ में, हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ये देख लो क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। और सर्दियों में लोलक घड़ी क्या होती है, तो आप कहोगे तेज चलती है। नॉर्मली तेज का मतलब गर्मियों से, इसका मतलब तेज का मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब क्या होता है, आवृत्ति बढ़ जाती है। और आपको पता है यहां भी याद रखो, टी समानुपाती वो अंडर रूट एल, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, आवर्तकाल बढ़ा, और
अगर सॉरी लोलक घड़ी सर्दियों में लंबाई क्या हो जाएगी, कम, ये घटा, ये भी घटा आवर्तकाल, और उस स्थिति में आवर्ती क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सर्दियों में आप तो ये रखो कि लंबाई क्या होती है, समझ जाओगे इससे, लंबाई घट जाती है। ठीक है, एक और सुनो, ये तो लंबाई वाले हो गए। एक क्वेश्चन और क्या पूछता है एग्जाम में, ये देखो, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर लोलक घड़ी है, लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुझे बताओ। अब देखो, सोचा करो आप कि अब यहां क्या बात चल रही है। आप ये देखो, ऊपर नीचे जाने पर क्या, अब देखो आपको पता है, कल मैं गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा रहा था, तो चाहे आप गहराई में जाओ तो भी जी के मान में कमी है, ऊंचाई पर जाओ तो भी जी के मान में क्या होगी, कमी होगी। इसका मतलब क्या है, आप कहोगे सर इसका मतलब ये है, इधर देख लो, इधर, हाँ, T बराबर 2π√L/g। अब ऊपर नीचे जा रहा है तो लंबाई का कोई नहीं, अब क्या आ गई बात, जी की। तो आप इसमें क्या लिखोगे, मैं फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं किसमें कौन सा लगेगा, यहां लगेगा T/√g, एंटी प्रोपोर्शनल टू हो गया। तो अगर ऊंचाई पे जाओ गहराई पे जाओ, दोनों स्थिति में जी के मान में क्या होगी, कमी, जी बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा, और आवर्तकाल घटेगा तो आवर्ती, सॉरी जी, हाँ बिल्कुल सही, जी घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। तो इस स्थिति में देखो दो चीज होगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जी घट रहा है, ऊंचाई पर नीचे, सतह पर सर्वाधिक होता है, आपको पता है जी का मान। तो ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों स्थिति में जी के मान में कमी, तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा, और आवर्तकाल बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी। देख लो देख लो। पढ़ता तो है ना भाई, थोड़ा सा भी पढ़े, लेकिन उसको मान के तो चलोगे, लोलक घड़ी में आपको ये जो चीज माननी तो पड़ेगी दोस्तों, इसलिए ध्यान रखने वाली बात है। अगली याद बात को सुनो, ये हो गए एक, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी, लोलक घड़ी को उपग्रह में ले जाते हैं, बिल्कुल ले जाओ, क्या दिक्कत है। आपको पता है उपग्रह के अंदर जी का मान 0 होता है, जी 0 होता है, डब्ल्यू भी 0 होता है, ये भी ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, किसी भी उपग्रह के अंदर भारहीनता की स्थिति होती है, क्योंकि जी का मान क्या होता है, 0 होता है, जी 0 तो डब्ल्यू 0। मुझे बताओ, अभी मैंने बोला टी एंटी प्रोपोर्शनल टू अंडर जी के, ये जी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत। इस स्थिति में मतलब आप क्या बोलोगे, आवर्तकाल क्या हो जाता है, आप कहोगे अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, और आवृत्ति क्या होगी, 0 हो जाएगी। उससे मतलब आप बोलोगे, इस स्थिति में क्या बोलोगे, लोलक घड़ी काम नहीं करेगी, उपग्रह के अंदर तो काम नहीं करेगी। लो, अब उपग्रह पूछे या पृथ्वी के केंद्र पर ले जाए, कहीं भी ले जाए, जहां जी 0 है वहां आपको पता चल जाएगा आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, तो आवृत्ति तो काम ही नहीं होगी, इसका मतलब वो घड़ी काम ही नहीं करेगी। समझ में आ रहा है। अब तुम क्या करते हो दोस्तों, रटते हो ना, तब यही दिक्कत आती है कि तुमको ये पता नहीं होता है। तुमको अगर मुझसे पूछा जाए ना, तुम यहां आ जाओ मेन स्थिति, तुमको तो पता होना चाहिए कि लंबाई के आवर्तकाल समानुपाती, जी के व्युत्क्रमानुपाती, जहां जी में कमी होगी वहां आवर्तकाल बढ़ेगा, जहां जी में वृद्धि होगी वहां आवर्तकाल घटेगा, और आवर्तकाल बढ़ेगा तो आवृत्ति कम, आवर्तकाल घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी। ऐसे आप याद रखोगे तो अपना काम चल जाएगा मेरे दोस्तों। ये बात आप दिमाग लगा लो तो मजा है, और अगर नहीं लगाओगे तो फिर कोई दिक्कत, समझ लो दिक्कत आने वाली है। इस तरीके के जो क्वेश्चन से, अब देखो आज इतना अच्छा टॉपिक था इसलिए मैंने आपको बताया है, इसके बारे में समझाया है मेरे दोस्तों। तो आज हाँ, कल शाम को 15 मिनट की क्लास हुई थी दोस्तों, कल दिक्कत आ गई थी इस कारण से, तो कल के दिन की तो बात ही मत करो, तो आज के दिन से चालू कर लो, तो नए सिरे से आज फिर शाम को आपकी क्लास होगी, जो टाइमिंग था उसी टाइम भी 5:15 बजे। तो मैंने आज आपको इन चीजों के बारे में भी बता दिया, कुछ चीजों के बारे में,
कुछ चीजें आप ऐसी हैं जिनको आप खुद पढ़ सकते हो। 90% तुम्हारे जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, वो नहीं उससे कुछ ज्यादा भी कुछ बातें बताई हैं, ऐसी चीजें भी बताई हैं जो बुक में नहीं मिलेंगी आपको। उनसे आवर्त गति T बराबर 2π√L/g ये बुक में नहीं मिलेगा 9th-10th में, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए रेलवे में उठा के देखोगे तो अपने आप पता चलेगा दोस्तों। तो कुछ चीजें हैं, कोई बर्नौली प्रमेय कह रहा, कोई जो चीजें शुरू भाई दोस्त आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा 2-3 चीजों को, ऐसा नहीं है पूरी फिजिक्स तो किसी भी सूरत में कंप्लीट नहीं होती है, आपको भी पता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और आप भी दोस्तों अब ये ध्यान रखो, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब एक दिमाग भी मेरी बात को कान खोल के सुनना, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अब आपके पास कोई कह रहा है सर हमारा तो 28 को नहीं है हमारा, उसको ऐसे मत देखो यार, 5 दिन पहले नहीं तो 10 दिन बाद में है, 10 दिन बाद सबका है। अभी तुम्हारा काम यह है जो तुम्हारे पास मैटर इकट्ठा है ना उसको समझो दोस्तों, और जितना हो सके उतना फोकस किस पे रखो, आप पढ़ाई पे रखो, ठीक है। अगली फिजिक्स की केमिस्ट्री की जो भी टेस्ट सीरीज आएगी आपको इंफॉर्मेशन कर दिया जाएगा, जिसकी इच्छा हो, जिसका मन करे ना कि हाँ ऐसा लेनी है वो लेना, जिसका नहीं करे वो बिल्कुल मत लेना। ये हम पहले ही कहते हैं, पहली बार भी जब एडमिशन लिए थे आपको पता है 2 दिन में एडमिशन फुल हो गए थे, क्योंकि जिनको पढ़ना होता है वो यहाँ आएगा, आपको पता है। उसके बाद हमने कोई प्रचार नहीं किया, क्योंकि हमको पता है उसके बाद आप जिन लोगों को पता होगा उसके 50 लोगों के ऐसे फोन आए सर इस बैच में मर्ज कर दो, किसी को मर्ज नहीं किया गया, क्योंकि हम अच्छे स्टूडेंटों की मांग करते हैं जो पढ़ने वाले हों, जो मेहनती हो और उनका मकसद हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है दोस्तों, ये आप दिल से अपने से पूछोगे तो आपको महसूस होगा। और अगर कमी लगे मेरे अगर आपको तो ये सोचना कि चलो एक खराब टीचर से और पढ़ा, इतने लोगों से पहले भी पढ़ा तो आज इसको मुझे भी झेल जाना। लेकिन आपको केमिस्ट्री वाला पोर्शन चल ही रहा है शाम का, केमिस्ट्री वाला कल किसी कारण से क्लास नहीं हो पाई तो उस चक्कर में दिक्कत होगा, तो 2 या 3 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको पहला बोला कभी भी मैं अपनी तरफ से मैं क्या फिक्स इसलिए नहीं बोलता कल हो जाएगी, कल नहीं परसों नहीं, अपने आप होगी तो अपने आप पता चल जाएगा। आज हो गई तो अपने आप कह दिया कि ये चीजें यहां तक हो गई, तो आपको जो मैटर है उसके सवाल कैसे बनेंगे, कैसे पूछ सकता है, सोचो दिमाग इसको कैसे कर सकता है संबंध। ऐसा तो नहीं कर रहे हम आंख बंद करके रट रहे हैं चीजों को, फिजिक्स में आंख बंद के रटने से काम नहीं चलेगा। बायोलॉजी आपकी कब की कंप्लीट हुई है, बहुत लेवल से बायोलॉजी पढ़ाई गई है, आपको पता है। एग्जाम में सबसे अच्छा क्वेश्चन कोई पूछेगा ना वो बायोलॉजी में से पूछेगा, मैं आपको बताऊं कि वो रटना होता है, इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री एक लेवल की आती है, उससे हाई नहीं आती। बायोलॉजी थोड़ी ऊपर भी टच कर जाती है, इसलिए मैंने लेवल बहुत बढ़ाया। फिजिक्स कभी 11th, क्योंकि 11th की फिजिक्स ही अलग ही तरह की हो जाती है, वो तो आपको समझ में आ ही नहीं सकती दोस्तों, वो पागल नहीं है एग्जामिनर भी, वो ऐसा क्वेश्चन होगा जो तुम पे 1 सेकंड में हो जाए। तो इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, फालतू चीजों को बंद कर दीजिए। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, जीवन के 10-15 दिन 20 दिन जो एग्जाम का टाइम चल रहा है, मैं ये कह रहा हूं सिलेक्शन हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन हम एग्जाम में जाएं तो पूरी शिद्दत से जाए। वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है ना, वो सही काम करो तो कोई भी काम करो शिद्दत से करो, एक्चुअल में करना चाहिए। हमारे नंबर कितने आए वो नहीं, अगर आप मन में ये बैठा के लग लोगे जिनकी तैयारी कर मेरी तो मुश्किल ही होगा, पार तो मुश्किल, पार नहीं पढ़नी दोस्तों, जितनी पढ़े ना उतनी तो करो कोशिश के, जितना कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। आप ये दिन रात एक करो, चाहे कम पढ़ाई है किसी की ज्यादा है, जिसकी मेहनत और जिसकी अच्छी पढ़ाई है, जिसका आपको मन से, वैसे जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उनको मन से पता रहता है मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो वो थोड़ा काम रहना कोशिश करो। ये देखो कि हमने जो पढ़ लिया है ना वो ऐसा मत करो, बंकस मत करो, उसको चीजों को स्थिर रखो। हाँ जो पढ़ा है वो कितना याद रहेगा। ऑप्शन दिखेंगे दोस्तों, ऑप्शन दिखेंगे, चीजें सुनी होगी तो जरूर सही जाएगी। तुक्का देना बंद करो, तुक्का कोई काम नहीं करेगा। जितने क्वेश्चन है उतने सही करके आओ और एग्जाम में सिलेक्शन करो, और उसके बाद मुझे सूचना दो कि हाँ सर हमारा सिलेक्शन हो गया। खुशी हो तो आप कभी यूं कहो, आप हमारे लिए क्या ये कहो सर आप कभी रेलवे में आओ तो यहां मेरी नौकरी है तो वहां करो, या कोई काम हो तो मुझे बताओ, तब मजा है दोस्तों तुम्हारा कि हाँ हमारा भी एक स्टूडेंट यहां लगा है। तुमसे ज्यादा तुम्हारी नौकरी लगने की खुशी सबसे ज्यादा तो आपके माँ बाप की होगी, उनकी होड़ कोई नहीं कर सकता। उनकी आप पे ये समझ लो आश टिकी हुई है, तुम कर कुछ नहीं पाओगे उनके लिए। ये तुम्हारी गलतफहमी है ना, ये निकाल देना कि हम दुनिया में नौकरी लगती आग लगा देंगे, आग नहीं लगाओगे, रोडने चालू हो जाओगे। अभी तो इतनी मिलती है, इससे खर्चा ही नहीं चलता, हमारी पूर्ति नहीं हो रही, हम क्या। तो ये मत सोचो, मगर तुम ये बात मान जाओगे जिस दिन तुम्हारी नौकरी लग जाएगी ना, तुम्हारे माँ बाप तो गंगा जी नहा लिए समझ लो। आपने उनको बहुत बार कहते हैं कि हम नौकरी लगने के बाद अपने माँ बाप के लिए क्या करते हैं, हम पैसे वैसे तो देखो आपको पता है कि उन्होंने इतनी जिंदगी निकाल ली आपको, उनकी जब तक तुम्हारी नौकरी लग जाती है 50, 60, 70 साल की उम्र हो जाती है, किसी की 50 किसी की 60, तो वो जीवन के वो
वो चीजों को छोड़ देते हैं, वो जो जो अपना जीवन यापन करने थे, वो उनके पास उतना पैसा है वो कर लेते हैं, तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं कि उसके घर में 3 लड़के हैं ना, या 1 लड़का है, 2 लड़का है, सबकी नौकरी लग जाती है, तो वो मरने में उनको आसानी होती है। अगर मुझसे पूछा जाए, मैं आपको कुछ कड़वी हो सकती है मगर मैं सही कहूंगा, उनको मरने में आसानी हो जाती है। हां, अब मेरे बच्चे नौकरी लग चुके, अब इनका जीवन अच्छी तरह से निकल जाएगा। और उन 3 में से एक भी लड़के की नौकरी नहीं लगती, तो उनके दिमाग में मरते दम तक यही बात रहती है, और इस बच्चे की नौकरी नहीं लगी, ये थोड़ा सा जीवन में परेशान रहेगा। वो अपनी सोच के रहेंगे, वो अलग बात है, सब अपनी किस्मत लिखा के लाते हैं। जो लोग मेहनती होते हैं वो जीवन में कुछ ना कुछ करके जरूर जाते हैं, ये बात याद रखो। और जीवन में जो ऐसे आते हैं जो कचरे वाली जीवन जिंदगी जीना चाहते हैं, वो कचरा ही रहेगा उनका जीवन का, तो ये अपने हैं। तो मेहनत करते रहो। तो अभी तो अपनी लास्ट नहीं, अभी तो आप मिलोगे, अभी तो मेरी शकल को 2-3 दिन और देख लोगे। तो शाम को मिलते हैं केमिस्ट्री वाले सेशन में। तो आज के लिए बहुत है दोस्तों, धन्यवाद।